Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम। नई बातों के साथ, नई मुस्कुराहटों के साथ और एक नए खूबसूरत से दिन के साथ मैं हूं सादिया खौस और मैं हूं सबा शेख। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आज एक बहुत अहम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, और उस हवाले से अगर बात की जाए और मैं उसका बहुत बुरी तरीके से शिकार है। जी हाँ, एक फर्द से माशरा बनता है और यही माशरा फिर आगे बढ़ के कौम बनती है और फिर ये कौम लेकर चलते हैं हमारे लीडर्स की अगर बात की जाए, मैंने कहा कि आप और मैं मसला जो फेस कर रहे हैं वो यही है कि अच्छे लीडर्स आजकल मिलना बड़े मुश्किल हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो माशरे या वो कौमें बहुत ज्यादा आगे निकली जिनके पास अच्छे और वो लीडर्स ना सिर्फ अपनी कौम के लिए बल्कि ओवरऑल दुनिया के लिए, जहां पे भी वो कौमें, कोई भी कौम अगर उस लीडर के हवाले से पढ़े या उस लीडर की जिंदगी को जाने तो आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और वो दूसरी कोई कौम भी उसको लेकर आगे बढ़ सकती है। इसी तरह हमारे पास बहुत से लीडर्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मार्टिन लूथर की, हम बात कर सकते हैं भगत, और हम बात कर सकते हैं नेल्सन मंडेला की। खास तौर पर हम नेल्सन मंडेला के हवाले से बात करेंगे क्योंकि नेल्सन मंडेला की आज की है, लिहाजा उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में और ब्लैक्स के लिए उन्होंने जिस तरीके से पुरअमन रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखी, जेल में रहते हुए भी अपने काम को जारी रखा और जिस पेशेंस के साथ वो अपनी इस तहरीक को लेकर चलते रहे और वो किस तरीके से कामयाब हुई, इसको आप और मैं और पूरी दुनिया मानती है। जी हाँ, बिल्कुल। इट्स इजी टू ब्रेक आउट एंड डिस्ट्रॉय बट द रियल हीरोज आर दोज हु मेक पीस एंड बिल्ड। नेल्सन मंडेला। तो आज हम आपको बताएं कि आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये डे वर्ल्ड इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर थे जिनका नाम सुनते ही स्ट्रगल, डेमोक्रेसी और फ्रीडम का दिमाग में बातें आने लगती हैं। अच्छा, इस वक्त मैं बहुत सारी बातें करना चाहती है कि मेरे कान में म्यूजिक बड़ी जोर से बज रहा है, तो काइंडली प्लीज म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। नेल्सन मंडेला के हवाले से आपको बताएं कि वो 1918 में पैदा हुए और उनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीकी मुल्क से है, जहां पर वो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रगल के शुरू में ही नस्ली इम्तियाज का खुलकर सामना किया और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उन्होंने आवाज उन्होंने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उठाई, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा चीजें बर्दाश्त करना पड़ी, जिस पर उन पे इल्जामात लगे, तोड़फोड़ के इल्जामात लगे, बदअमनी फैलाने के इल्जामात लगे, जिसके बायस उन्होंने 27 साल जेल भी काटी। और जब वो जेल से वापस आए तो उन्होंने का रास्ता अपनाया और मुज़ाकरात के जरिए वो फोकस कर सके उन तमाम चीजों को हाईलाइट करने में कि किस तरीके से वहां पर ब्लैक्स के साथ में जो है नस्ली इम्तियाज बढ़ता जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया और पूरी दुनिया में एक वो बड़े लीडर के नाम से जाने माने जाते हैं। तो आज का दिन उनके नाम से मंसूब है क्योंकि नेल्सन मंडेला लीडर की आज बर्थडे है। तो इसी हवाले से बाकी जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद है, हमारे और लीडर्स हैं इंटरनेशनल तौर पर, इमाम खुमैनी है, किंग फैसल है, या जितने भी यासिर अरफात, जितने भी काबिल जिक्र हमारे लीडर्स हैं, आज हम उनका जिक्र करेंगे, उनको ट्रिब्यूट देंगे और साथ साथ उन भी हासिल करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी, फ्रीडम और आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों को हम उनसे ले सकते हैं। तो ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं कि आज अखबारात की हेडलाइंस क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, हमने डिस्कस किया बड़े नामों को, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया है। प्रोग्राम में आगे चल के हम डिटेल में इन सब पर बात करेंगे और किस तरीके से इन्होंने दुनिया में पीस और हार्मनी को फैलाया, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं इस पर डिस्कस करके बताएं आज की हेडलाइंस के हवाले से। यानी कि हमारे पास जंग में सबसे पहली मेन लीड लगी हुई है कल की जो पेशी हुई है JIT की, उसके हवाले से। JIT के पाबंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है। दरख्वास्त गुजार बताएं सिफारिशात पर क्यों अमल करें, बयानात को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत देखा जाएगा, जरूरत पड़ने पर जिल्द 10 भी खोल सकते हैं। वॉल्यूम 10 का कल फिर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जब तक वक्त नहीं पड़ता, जब तक जरूरत नहीं पड़ती तक उस वॉल्यूम 10 को नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं खोला जाएगा। अहम पेशी हुई कल और हमने देखा कि शेख रशीद, इसके अलावा जमात इस्लामी और PTI के जो वकला थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, लेकिन फिर उसके बाद जो समाअत है वो आज के लिए मुलतवी कर दी गई है और आज शरीफ ने दलाइल देने हैं। तो आज भी अगर देखा जाए सभा बहुत ज्यादा अहमियत
बात भी। और आज कल की समात के हवाले से खास तौर पर बड़ी अच्छी स्टेटमेंट खुर्शीद शाह की जानिब से कही गई है। ओपोजिशन लीडर है हमारे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि 62 दिन तक काम होता रहा, यानी कि 60 दिन का वक्त दिया गया था और 62 दिन के बाद रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन इस ओवरऑल के बाद 1 घंटे की भी समात नहीं हुई, ये कहा है खुर्शीद शाह ने। खैर आगे बढ़ते हैं और सब आपके पास क्या है? जी, एक्सप्रेस न्यूज में डेफिनेटली इट कुड बी इट इज JIT, और JIT रिपोर्ट गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करे वजीर आजम। ISI समेत टीम के 3 अराकीन पर एतराजात, तहकीकाती टीम ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। वाजिद ज़िया ने बरतानिया में अपने कजन और तहरीक इंसाफ के रुकन अख्तर अली की बरतानिया में फर्म के जरिए दस्तावेजात हासिल की जो गैर कानूनी है। ये जो लीड लगाई गई है इसको एक्सप्रेस ने अपना मेन लीड का हिस्सा बनाया है और इसमें एतराजात के हवाले से उन्होंने लीड लगाई है कि नून लीग ने जो एतराजात जमा कराए हैं और उसमें क्या क्या उनके एतराज हैं उसमें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 आम किया जाए, ऐसा भी कहना है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। JIT के खिलाफ इसहाक डार की 229 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाबी चार्जशीट। टैक्स दस्तावेजात को समझने में JIT अरकान ने गलती की है, सरकारी रिकॉर्ड दानिस्ता नजरअंदाज किया गया है। जब JIT में आगाह किया गया FBR ने इनके टैक्स गोशवारे नहीं दिए तो उसी शाम फराहम कर दिए गए थे, यानी कि इनकी जानिब से बताया जा रहा है तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले भी दिए गए थे और इसी तरह के एतराजात थे जो कि कल शरीफ फैमिली की बुकला ने जमा कराए हैं, लेकिन उसके हवाले से इमरान खान ने पहले ही से कह दिया है वो तमाम एतराजात जो है वो मफरूजों पर मबनी है, क्योंकि डिस्कस तो आज होने हैं वो आज की समात के अलावा। ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी एक दफा फिर कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जिसको मैं बार बार रिपीट करते रहना है। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। और जो अगली लीड है वो भी JIT के हवाले से है कि गैर मुसद्दिक़ा दस्तावेजात की कानूनी हैसियत देखना होगी। JIT रिपोर्ट के पाबंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। रिपोर्ट पूरा पाकिस्तान जान चुका है, इस पर अमल क्यों करें? जस्टिस एजाजुल हसन, क्या इंक्वायरी हमारी गाइडलाइंस पर हुई? दस्तावेजात के जराए क्या हैं? जस्टिस तो इस खबर को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है और इस खबर में हिल मेटल का रिकॉर्ड तस्दीक शुदा नहीं, ऐसा भी कहना है। जी जंग के बाद हम डिस्कस करेंगे डॉन को, और वही आखिरी बात जो मैं कह रही थी, शरीफ डार आस्क सुप्रीम कोर्ट टू थ्रो आउट JIT रिपोर्ट के बाहर फेंक दें इसको, इसमें पकौड़े तले जा सकते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे। इसके अलावा एक अहम चीज जो यहाँ पर भी डिस्कस की गई है, मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जमा और कल की समात के बाद पता चला है कि उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्टिफाइड हैं और कुछ ऐसे हैं जो गैर तस्दीक शुदा हैं, लिहाजा उसके हवाले से मरियम औरंगजेब ने कहा है कि गैर तस्दीक शुदा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कौन तस्दीक करेगा, उसके लिए कौन गवाह होगा, ये पूछा गया है उनकी जानिब से। एक और चीज काफी अहम जो यहाँ पर हमारे साथ नफीस भाई भी होंगे, सब हम उनसे भी डिस्कस करेंगे कि अगर गैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली और मोहसिन राजा जो है इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें तनकीद भी की और साथ साथ चैलेंज भी किया उन्होंने शेख रशीद को, शाह महमूद कुरैशी को, और उनका यही कहना है कि JIT ने कहा था कि हम 13 सवाल देंगे, लेकिन 13 सवालों से ज्यादा सवाल दिए गए हैं, जबकि हुदैबिया पेपर्स मिल पर जो है पहली तफ्तीश हो चुकी है, हाई कोर्ट में केस क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद फिर इस केस को यहाँ पर उठाया गया है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं नून लीग की जानिब से मुसलसल ये एतराजात उठाए जा रहे हैं कि 13 सवाल जानिब से, लेकिन उन्होंने इतने सवाल किए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ट्रायल कोर्ट के सामने बैठे हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची नंबर 9 के इलाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस वक्त जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वक्कास खान। जी वक्कास खान, बताइएगा इस वक्त जाए हादसा पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है और अब तक कितने अफराद को निकाला जा चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद 9 नंबर के इलाके में मौजूद हूँ। रात गए ये मेरा कब में यहाँ बिल्डिंग थी जो कि कोलैप्स हुई है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जो ज़ख्मी थे उनकी लाश उनको यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। इसके अलावा 2 लाशों को भी यहाँ से निकाला गया था। 3 मंजिला बिल्डिंग है, आप देख सकते होंगे कि कितनी मौजूद है, बड़ी तादाद में हैवी मशीनरी को यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रही है। 3 फैमिलीज यहाँ पर रहा करती थी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर एक होटल था, उस होटल में भी लोग मौजूद थे। तमाम तर अफराद को यहाँ से अभी तक तो निकाला गया है, लेकिन अभी भी मलबा पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका है, क्योंकि हैवी मशीनरी को यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल अमल था, क्योंकि यहाँ पर कंजस्टेड गलियाँ हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी। यहाँ वसीम अख्तर ने भी, जो मेयर कराची है, उन्होंने भी विजिट किया, तो उनका ये कहना था कि जो SBCA का इदारा है वो देखता नहीं है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई थी उस वक्त यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इस तरह के
चाहते हैं। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग, इसके अतराफ की जो बिल्डिंग्स हैं उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मेरे अकब में आप दूसरी जानिब भी ये देख सकते होंगे कि ये इसके बराबर वाली बिल्डिंग है जिसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पर जो अब यहाँ पर सर्वे किया जाएगा इसी तरह की जो इमारत, लेकिन ये कोई पहली इमारतें नहीं हैं जो कराची में कोलैप्स हुई। इससे पुरानी भी इमारतें इस शहर में मौजूद हैं जिनको गिराने के हवाले से भी नोटिस दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जी ठीक है, वकास खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, कराची में ऐसी बहुत सारी मखदूश इमारतें हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता, कोई अमल दरामद नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में आज सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों में क्या होगा, से मेगा इवेंट होने जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज शहर इक़्तिदार में तो सबसे बड़ी एक्टिविटीज जो है यही नजर आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सियासी अकाबरीन हैं जमा होते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और जो तमाम सियासी गुफ्तगू है वो आज यहाँ पे हो रही है। कुछ देर पहले आबिद शेर अली भी यहाँ पे उन्होंने बात की, मौसम शाहनवाज रांझा जो है उन्होंने बात की और कुछ लम्हे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जो JIT रिपोर्ट के बाद आज दूसरे दिन की समाअत शुरू होगी। ख्वाजा हारिस जो है बरादरान के जो वकील हैं, मियाँ फैमिली के वकील जो हैं, वो आज अपने दलाइल दूसरे दिन भी जारी रखेंगे। कल भी उन्होंने दलाइल शुरू किए थे, आज भी उनकी तरफ से दलाइल दिए जाएंगे। इससे कबल क्योंकि JIT की जो रिपोर्ट है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और उनके काफ़ी सारे शकूक व शबात और इस तरह की चीज़ें उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का एक इलादा से दरख्वास्त भी जमा करवाई थी। अब से कुछ लम्हे बाद 9:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है समाअत के लिए। जो बड़े सियासी काबरीन हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, शेख रशीद, मुनव्वर हसन और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब समेत जो सियासी काबरीन हैं वो अब यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ लम्हे बाद बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी और ख्वाजा हारिस जो हैं वो आज अपने दलाइल दूसरे दिन भी जारी रखेंगे। ठीक है, यासिर नजर हमें तफसीलन बता रहे थे आज की समाअत के हवाले से और खास तौर पर बात के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ तो सियासी गर्मा गर्मी जारी है। रुक करते हैं अब लाहौर का और जानेंगे तारिक खान से कि आज की सियासी और समाजी तकरीबात के हवाले से और साथ ही वहाँ के चेंज हमने इंट्रोड्यूस किया वो ये है कि जिस तरह और पोर्टल्स यहाँ मौजूद हैं ग्लोबली, हमने 2 प्लेटफॉर्म्स, एक कि आप लोकली आपके पास क्या ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और उसके साथ कपल इट विद अपॉर्चुनिटी टू बाय ग्लोबली, उन दोनों को मिला दिया है। सो विद दोज 2 ट्रेंड्स पुट टुगेदर वी आर वेरी होपफुल के लोगों को अपील करेगा हमारा प्रोग्राम। आप ग्रोसरी से कपड़े तक सीख सकते हैं एंड वी प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू डू दैट। सही, जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि 5 कंट्रीज तक आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। 2015 में आपने इसको डेवलप किया, उसके बाद से अब तक का सफर कैसा रहा, कैसा रिस्पांस रहा जिन 4 ममालिक में इससे पहले आप लॉन्च कर चुके हैं इसे? 2015 में हमने अपनी कंपनी बना के उसको डेवलपमेंट स्टार्ट की। विदिन अबाउट 12 months हम रेडी थे टू गो लाइव। जब हमारी गो लाइव हुई तो वी वर नॉट श्योर कि हम किस किस्म का रिस्पांस लेंगे, बट इट हैज बीन मिराकुलस, इट्स वेरी गुड। और दूसरी चीज़ ये है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी डायनामिक टीम है। वी हैव ग्रोन आवर टीम और उनका हार्ड वर्क है जो रिजल्ट्स देता है। सो अभी हमारे पास 100 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। हमारे पास तकरीबन 2500 मर्चेंट हैं। एंड एज आई सेड द मेन थिंग इज कि यहाँ से हम कोई भी मर्चेंट वो कुछ भी बेचता हो, फ्रॉम अ स्मॉल बिग मॉल, कुछ भी आप जो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोज करना चाहेंगे, व्हेन यू ब्रिंग जो ये बिजनेसेस अपना प्रोड्यूस हमारे पास लाते हैं, देयर इज नो चार्ज फॉर एक्सपोजिंग देयर प्रोडक्ट्स टू अ ग्लोबल ऑडियंस। जब बिकेगा और फिर यू नो फ्रॉम पाकिस्तान से वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लेदर, गारमेंट्स, शूज, स्पोर्ट्स गुड्स, टेक्सटाइल। और मैं कल भी काफ़ी फैक्ट्रीज हमने विजिट की हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोज करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिस्पांस इंशाल्लाह। अच्छा, तो एक्सेसरीज की बात करते हैं, कौन सी वाली प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आपको लगता है कि लोग उसके लिए डिमांड करते हैं, लोग उसके लिए ऐप को कहते हैं कि जी हमें ये चाहिए? ग्लोबली जो हम देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे भी रिस्पांस ऐसा ही है। हमने अपना गेटवे है कुछ तकरीबन 1.5 महीना पहले उसको 2-3 जगह पे लाइव किया है। तो ग्लोबली जो हम रिस्पांस देख रहे हैं वो सेल फोन
क्योंकि इससे पहले भी हम जब हमारे साथ जब कभी भी इस तरह के कोई भी गेस्ट होते तो हम उनसे ये पूछते, पहले आप ये बताएं जी, लड़कियां जो है उनकी ऐप रिक्वेस्ट ज्यादा आती है या फिर मेल ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं? मैं उस टाइम यही सोच रही थी, कपड़े सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन वो हम है। एग्जैक्टली। लड़कियां का ये देखें कि यू नो देयर इज अ पाकिस्तानी ऑडियंस ग्लोबली, और उनके लिए यहाँ की जो मार्केट की एक्सेस है इतनी रेडी हो जाए। हम डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट सब सपोर्ट करते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म पे डालनी है उसको वील गेट इट टू द कंज्यूमर्स। एक चीज ये कि जो आपके बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, या क्या कौन कौन सी मार्केटिंग स्किल्स यूज होती हैं कि वाकई हम बायर्स को लेकर आए हैं अपनी ऐप पे? काफी चीजें ट्राई की हैं, फ्रॉम फ्री बिरयानी टू वो फ्रिजेट स्पिनर जो होता है। हमने लोगों को बहुत चीजें जो जिस किस्म की मार्केट रिस्पॉन्स करती है, तो पीपल डू कम इन, उनको आप अट्रैक्शन दें, और उसके बाद स्टिकी आपके पास प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि उनको ये फीलिंग आए कि इफ दे वांट टू शॉप फ्रॉम अ मॉल इन थाईलैंड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन चाइना, वो आपके हाथ में, आपकी दस्तरस में है, एंड द प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्ड। सही। अच्छा, देयर आर सम एप्स के वो कुछ सर्टेन काइंड ऑफ सेल फोन्स के अंदर ही डाउनलोड होती हैं, या उनके अंदर ही ऑप्शन होता है कि जी फला ऐप है तो फला, मोस्टली यूजुअली ऐसा हो रहा होता है कि ये आपके सेल फोन में प्रॉब्लम कर रहे हैं या आपके सेल फोन में डाउनलोड नहीं हो रही है। आपका जो ऐप का सिस्टम है वो सस्टेन है, सबके लिए इक्वली है, इक्वली अवेलेबल है, एनीबडी कैन डाउनलोड। findus.com हमारी वेबसाइट है, आप उस पे जब जाएं तो बेस्ड ऑन लोकेशन, अगर आप पाकिस्तान से एक्सेस करेंगे तो वो आपको लोकल डील्स दिखाएगा फ्रॉम द पाकिस्तान। आप इंडिया से करेंगे या चाइना से करेंगे या अमेरिका से करेंगे तो लोकल डील्स दिखाता है, और इट्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। एंड्रॉइड और iOS दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम दोनों को सपोर्ट। अच्छा अफान साहब, आपने 4 दूसरे ममालिक भी बताए कि इसके बाद अब आप पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, तो और दूसरे कौन से 4 ममालिक हैं? हम US, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान और दुबई में। दुबई इज आवर मोस्ट रीसेंट इनकॉर्पोरेशन, तो वहाँ हम लाइव हैं। अच्छा अफान साहब, जो मैं दूसरी आपकी तरह की ही जो दूसरी एप्स हैं उनको भी देखती हूँ, आप अपनी चीज बेचते हैं उस पे जाके, ठीक है, लेकिन उससे आप ना, मैं अगर कुछ जाके बेच रही हूँ तो आप मुझसे कुछ ले नहीं रहे, जिस तरीके से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको इस तरह की फैसिलिटी, फिर वो आगे खरीदने वाला भी फ्री में ले रहा है, उसके भी कोई चार्जेस जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे, डायरेक्ट जो बेचने वाला है उसको मिल रहे हैं, तो इसमें आपका क्या फायदा है? फायदा है उसमें यह है कि हम एडवर्टाइज फ्री करते हैं। अच्छा। और जब कोई चीज बिकती है तब हम कमीशन चार्ज करते हैं, उससे पहले वी डोंट चार्ज एनीथिंग। अच्छा। और जहां तक वो ताल्लुक है तो वी आर वे लोअर देन एनीथिंग एल्स आउट देयर। हम बहुत लो कमीशन चार्ज करते हैं। मर्चेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, उनको दुकान नहीं लगानी फॉर दिस प्लेटफॉर्म, उनको यू नो दे जस्ट हैव टू हैव द प्रोडक्ट। उसमें क्वालिटी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्वालिटी, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स और सब कुछ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड ग्लोबली, आपको एक्सेस मिलती है टू अ ग्लोबल मार्केट एंड इट जस्ट ग्रोज फ्रॉम देयर। आपने कहा कि लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सबसे पहले आप क्वेश्चन करो। हाँ, मैं पूछ रही थी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म है रिटेलर को बायर से कनेक्ट करने का? नहीं, उसमें जो हम अपने मर्चेंट्स को तो ओन करते हैं, कि हम उनका प्रोडक्ट एक्सपोज करते हैं, हम अपने यूजर्स को भी ओन करते हैं। Okay. उनको इस प्लेटफॉर्म से खरीदी हुई किसी भी प्रोडक्ट से कोई कंसर्न होगा, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम उसका चार्ज लेते हैं, उनको वो एक्सेस भी देते हैं कि दे कैन रीच बैक, और वी समटाइम्स रीच बैक ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और इतना ज़बरदस्त ऐप लेकर आए हैं आप हम लोगों की आसानी के लिए, अफान साहब और फिंडस इंटरनेशनल। तो डेफिनेटली जैसे ये ऐप जो है प्रॉपर तौर से काम करना शुरू करेगा, वैसे 2015 से ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सादिया मेरे और आपके और उनके सीईओ भी हमारे साथ हैं, तो हमें तो फिर कंसेशन भी मिलेगा, तो इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे हेडलाइंस की जानिब, तो कहीं जाइएगा मत, डोंट गो एनीवे, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और बात हो रही है ग्रेट लीडर्स के हवाले से, जो कि आज की हमारी थीम है, और आज वर्ल्ड इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, और उनके साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के अनवार हाशमी। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो सर आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम कि आज इस अहम टॉपिक पे आप डिस्कशन के लिए हमारे साथ
ग्रेट लीडर्स के हवाले से बात हो रही है, तो सबसे पहले अनवर हाशमी साहब आपकी जानिब आऊंगे और आपसे पूछूंगी कि नेल्सन मंडेला की पर्सनालिटी को एज लीडर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस लीडर ने 21 से 24 साल तक जो है वो जेल की सौगतें बर्दाश्त कर ली लेकिन अपने असूलों से नहीं हटे, जो लीडर स्याह फामों जो तअस्सुब बढ़ता जा रहा था गोरों की तरफ से, उसकी खातिर जो आवाज़ उठाता रहा है, और जब उस तवील जिद्दोजहद के बाद उसे इक़्तिदार का मौका मिला है तो उसने सबसे पहले कोई इंतकाम की बात नहीं की, बल्कि उसने आते ही बराबरी की बात की। ये कहना बहुत आसान है कि रुबा सदी तक जिन्होंने हों उनके कितने हज़ारों लाखों लोग जो है वो इस जिद्दोजहद में वो मर गए हों, लेकिन इस सब कुछ भूल जाए और वो दोबारा बराबरी की बात करे, गोरे और काले की बराबरी की बात करे, तो इसका मतलब है कि जिस तरह आज आपका टॉपिक है, तो इनकलाब या तब्दीली या जो ग्रेट लीडर जिसको कहा जाता है, वो इसका निचोड़ यही है कि नेल्सन मंडेला की जो हकीकी जद्दोजहद थी वो बराबरी के लिए थी, आज़ादी के लिए थी, उसमें इंतकाम और तअस्सुब बिल्कुल शामिल नहीं था। जी ठीक अनवर हाशमी हमारे साथ मौजूद है, सहाफी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रेट लीडर्स में नेल्सन मंडेला के अलावा अगर हम देखें तो जॉन एफ कैनेडी का नाम भी हमारे सामने आता है, मार्टिन लूथर का नाम भी हमारे सामने आता है, और इस तरह के बहुत बड़े यासिर अरफात साहब हमारे सामने उनका नाम आता है जिन्होंने बहुत जद्दोजहद की फ़लस्तीन के हवाले से। लगता है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अपने मकासद को लेकर आगे चले और आखिरी वक्त तक उसके साथ रहे, इसकी कमी अब देखी जाती है। लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में ये जो बड़े लीडर्स हैं, आप इनको किस तरीके से डिस्कस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात तो यह है, मैं समझता हूँ कि तारीख भरी पड़ी है ऐसे इंसानों से, ऐसे लीडर से जिन्होंने अपना कुर्बान करके, अपना सब कुछ कुर्बान करके इंसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगर हम आज मंडेला का जिक्र कर रहे हैं तो मंडेला की उसी खुसूसियात की बात होती है कि मंडेला ने नस्ल परस्ती की जिद्दोजहद की और अपने लिए इतनी सोबतें बर्दाश्त की, जेल चले गए, अपने लिए मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनका मकसद क्या था? सिर्फ मकसद ये था कि वो नस्ल परस्ती का खात्मा चाहते हैं, तो एक ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर कोई बराबर हो। उनका बड़ा मशहूर एक मकूला है कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें सब बराबर हो, सबको उनके हकूक मिले, और इसकी खातिर अगर मुझे मरना पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगर हम इसको अपनी इस्लामी तारीख के साथ जोड़ें, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े हमारे लीडर, उन्होंने क्या पैगाम दिया है? सबसे बड़ा पैगाम था जो हमारे लिए आज मुस्लिम उम्मा के लिए और मुसलमान लीडर्स के लिए एक मशअल राह की सूरत में मौजूद के बाद किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं। यानी उस जमाने में आप तसव्वुर करें, अरब के लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बाकी लोगों को, जो अजम के लोग थे, उनको निचले दर्जे के इंसान समझा जाता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी खुतबा दिया, जो पैगाम देखे गए, उस पर बड़ा वाज़ेह करके गए कि आज के बाद ये सारी जो नफरतें हैं ये मिटा दी गई। तो मैं समझता हूँ ये इंसानी तारीख के अंदर आप मंडेला को देख लें, चर्चिल को देख लें, फिर अपने खित्ते के अंदर कायद आज़म को देख लें। कायद आज़म ने क्या आपको पैगाम दिया? एक ऐसा पैगाम कि आए मिल के एक ऐसी रियासत बनाए जहाँ सबके हकूक बराबर होंगे, जहाँ अक़लियत भी अगर कोई रहेगी तो उसके भी हकूक का तोहफ़्फ़ुज़ उसी अंदाज से किया जाएगा जैसे अक्सरियत के हकूक का तोहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे साथ ये हुआ कि हमने अपने लीडर्स की जो खुसूसियात थी, जो इंटेलिजेंसिया था हमारे यहाँ, उसने अपने अपने लीडर्स के अंदर भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए। देखिए, इंसानों के माशरे के अंदर अगर आप मंडेला को लेके बैठ जाए आपको खामियां नजर आ जाएंगी, आप चर्चिल को पकड़ लें आपको खामियां नजर आएंगी, आप किसी भी दुनिया के लीडर को पकड़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी नजर आ सकती है जिनके तनकीद की जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हुआ कि हमने नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया, अपने लीडर्स को, अपने हीरोज को हमने उस अंदाज से प्रमोट नहीं किया जिस अंदाज से दूसरी अकवाम ने, दूसरे मज़हब के लोगों ने किया। हम आज भी अपने लीडर्स के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम पे उंगलियां उठाते हैं, हम महमूद गजनवी का तज़किरा करते हुए शर्माते हैं, उस पे उंगलियां उठाते हैं, हम इस्लामी तारीख के हीरोज को बयान करते हुए शर्म महसूस करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो सोसाइटी थी, देखिए वो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी उन लीडर्स की उन खुसूसियात को अडॉप्ट नहीं कर सकी। डेफिनेटली एक मुस्लिम सोसाइटी की बात हो रही है, तो इसी मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम मेजॉरिटी में एक पहली पाकिस्तान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। उनकी पर्सनालिटी को, उनके किरदार को आप ओवरऑल में कैसा देखते हैं? कैसा लीडर आपने पाया उनको?
देखिए मैं उसी तरफ आ रहा था। बेनजीर भुट्टो साहबा, बाप उनके बाप को शहीद कर दिया गया, फांसी पे झूल गए, मुल्क से जलावतन कर दी गई, पाकिस्तान आने पे पाबंदी लगी, आपकी वापस नहीं आने देना चाहती थी। उस जमाने में अगर आपको तारीख याद हो, बहुत से लोगों को ये तारीख याद होगी कि तब रोका जा रहा था कि किसी तरीके से बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान ना आ जाए, और अगर पाकिस्तान आ जाए तो मुल्की सियासत में कोई किरदार ना अदा कर सके। उसके लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था। लोग शायद तारीख को मसख करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रास्ता रोकने के लिए आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जमातें इकट्ठे की और सोचा कि बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोक लिया जाए। क्यों? मैं समझता हूँ उनकी पाकिस्तान वापस आई इस बावजूद इसके कि उनको अपनी इस बात के थ्रेट्स मिल रही थी कि वो पाकिस्तान ना आए, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आई। उन्होंने जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया, जमहूरी किरदार अदा किया। लेकिन हमारे मलिक साहब हमारे साथ ही रहे, और ग्रेट लीडर्स की बात हो रही है और ग्रेट पर्सनालिटीज की बात हो रही है, और पाकिस्तान भी इन नेमतों से माला माल रहा है। हमें भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स दिए, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर सके। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं हुर्रियत के अलावा आपको बताएं बहुत सारे ऐसे मकासद, अज़्म और हिम्मत और नस्ली इम्तियाज़ात के खिलाफ जद्दोजहद की वजह से दुनिया भर में मकबूल जनूबी अफ्रीका की सियाफाम सदर नेल्सन मंडेला का आज 99 यौम पैदाइश जो है वो मना रहे हैं। एक वकील, मुजाहिद, आज़ादी, बहादुर, सियासी कैदी, अमन का प्रचार करने वाले कौम के मसीहा नेल्सन मंडेला को तदब्बुर, जुर्रात और खुददारी की मिसाल कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, आइए इनके इनकलाबी नजर डालते हैं। नेल्सन मंडेला ने 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के शहर तरांस्की में आँख खोली। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के साबिक और वो पहले जमहूरी सदर हैं जो 1994 से 1999 तक मुंतखब रहे। सदर मुंतखब होने से पहले तक नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के कट्टर मुखालिफ और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की फौजी टुकड़ी के सरबराह भी रहे। जनूबी अफ्रीका में सिया फामों से बरते जाने वाले नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उन्होंने तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया, और जनूबी अफ्रीका की अदालतों ने उनको मुख्तलिफ जराइम जैसे तोड़फोड़, सिविल नाफरमानी, नुक्से अमन और दूसरे मंडेला इसी तहरीक के दौरान लगाए जाने वाले इल्जामात की पादाश में तकरीबन 27 साल पाबंदे सलासल रहे। उन्हें जजीरा रोबन पर कैद रखा गया। 11 फरवरी 1990 को जब वो रिहा हुए तो उन्होंने पुरतशद्दुद तहरीक को खैराबाद कहकर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया, जिसकी बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज को समझने और उससे छुटकारा हासिल करने में मदद हासिल हुई। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ तहरीक के खात्मे के बाद नेल्सन मंडेला की पूरी दुनिया में पजीराई हुई, जिसमें उनके मुखालिफिन भी शामिल थे। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मादेबा के नाम से भी जाना जाता है, जो मंडेला खानदान के लिए एजाजी खिताब है। आज नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका और पूरी दुनिया में एक तहरीक का नाम है जो अपने तौर पर बेहतरी की आवाज उठाने में मशहूर है। नेल्सन मंडेला को उनकी 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल तहरीक और खिदमात की 250 से ज्यादा इनामात से नवाजा गया, जिनमें सबसे काबिल जिक्र 1993 का नोबेल इनाम बराए अमन है। नवंबर 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की दुनिया में अमन और आज़ादी के प्रचार के सिले में मंडेला के तौर पर मनाने का ऐलान किया। ठीक है, एक बड़े लीडर, एक बड़ी बात, और जनूबी अफ्रीकी सियासत के अंदर एक नया निज़ाम लेकर आए, नस्ली इम्तियाज के खिलाफ खुलकर लड़े, और साथ साथ उन्हीं के लोगों ने उनको माडेबा का खिताब भी दिया। और इसी पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक और हमारे लाहौर हाशमी साहब, अनवार हाशमी साहब। नेल्सन मंडेला और दीगर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपसे मजीद जानना चाहूंगी कि आप किससे इंस्पायर हुए पाकिस्तान में, किसकी सियासत ने, किस लीडर की सियासत ने आपको किया? देखिए, जैसे मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक लीडर की जो क्वालिटीज़ बताई हैं, तो पहले तो ये डिफाइन करना होता है कि हर खित्ते में लीडर है कौन। जहाँ तो आपने देखा है कि हर जो लीडर आता है, सड़कों पे निकलता है, वो इनकलाब का नारा लेके आता है और उसके बाद चंद दिनों बाद वो गायब। बुनियादी तौर पे आप देखें तो जिस तरह आप नेल्सन मंडेला की बात कर रही हैं, चाइना में आप माओजे तुंग को मिसाल बना सकते हैं कि इनकलाब ना तो वो अपनी शख्सियत के लिए लाए थे और ना ही अपनी पार्टी के लिए लाए थे, बल्कि पूरा एक जो सुपर पावर उस कंट्री को बनाया, उनकी तकदीर ही बदल दी है। तो उसने ग्रेट लीफ के नाम से एक कैंपेन शुरू की तो ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर दिया। ठीक है, अगर उन्होंने समंदर के अंदर मिट्टी डाल के तो खेत जो है वो पैदा कर दिए, पहाड़ के पहाड़ उड़ा के रास्ते निकाल दिए, तो ये उसने एक मिसालें कायम की है जद्दोजहद की, तवील जद्दोजहद जो है वो तब जाके कोई ग्रेट लीडर बनता है। में एक सफीर नेल्सन मंडेला से पाकिस्तानी सफीर मिलने गया तो उसने कायद आजम की बातें शुरू कर दी
कि बड़े सगीर में जो आज़ादी की तहरीक के कुछ जो हिंट्स थे, जब कुछ लाइनें थी जद्दोजहद की, उन्होंने जो है वो नेल्सन मंडेला ये कहने लगे। तो अभी आप देख लें कि बेनजीर भुट्टो, आप म्यांमार की जो लीडर थी सूची, जिसने 21 साल जेल में गुजारे, उसकी तो मिसालें दी जाती हैं और यकीनन उसकी बहुत बड़ी एफर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इस खातून जो लीडर थी वो बेनजीर से बड़ी लीडर कोई पैदा नहीं हुई, जिन्होंने अपने खानदान की कुर्बानी दी, सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन जमहूरियत के साथ उसने जो है वो कंप्रोमाइज वाकई नहीं किया। चाहे जान को खतरा था तो जमहूरियत के लिए सड़कों पे निकली और इंटरनेशनल अफेयर्स की वो माहिर थी। पाकिस्तान का केस ऐसे लड़ती थी जैसे उनके वालिद भुट्टो लड़ा करते थे। तो मैं पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो को आज भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद एक जो ओवरऑल जो एक लीडरशिप होती है, सबसे बड़ी लीडर बेनजीर भुट्टो के इस खित्ते में समझता हूँ। जी सही। नसरुल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये जानना चाहेंगे, अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो बहुत बड़े बड़े इनकलाबात जो हैं वो भरे पड़े हैं और वो भी कोई ना कोई लीडर लेकर चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, मदर्स ऑफ रेवोल्यूशन, और उससे बड़ा रेवोल्यूशन नहीं देखा, नेपोलियन बोनापार्ट, और फिर उसके बाद बहुत से बड़े बड़े लीडर्स जो कि मुख्तलिफ इनकलाबात लाते रहे। आपको क्या लगता है, ये तो हिस्ट्री है, आगे की आजकल को देखें हम, करंट अफेयर्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी डोमेस्टिक लेवल पर भी, दोनों सूरतों में हमें कोई इतना बड़ा चेंज लेकर आ जाए, इतना बड़ा कोई लीडर नजर नहीं आता। क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ लीडर्स जन्म लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई धरती बांझ हो जाती है। अच्छा। दो चीजें हैं जिसको हम अगर देखें, अगर हम इस खित्ते की बात करें, ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान में खुमैनी का इनकलाब आया, बड़ा आप स्टडी करें उस इनकलाब को, कहा जाता है ईरान का इनकलाब 61 का इनकलाब था। अच्छा। कि लोग इमाम खुमैनी वहां से जलावतन थे, 61 में अपना पैगाम रिकॉर्ड करा के भेजा करते थे, लोग उनका पैगाम अपने घरों में सुना करते थे। सोसाइटी जब रिएक्ट करती है, मैं समझता हूँ, देखिए हमारे यहाँ एक अलमिया रहा है, हमारी सोसाइटी ये समझती है हमारे लीडर्स तो बहुत बड़ी कुर्बानियां देने वाले हों, हमारे लीडर्स हर वक्त उनके इन असूलों के ऊपर कारबंद रहने वाले हों, लेकिन सोसाइटी उस अंदाज से रिएक्ट नहीं करती रही। एक अलमिया है, जब दो तरह से रिएक्ट होता है, नेल्सन मंडेला ने बात की, लोगों ने उनकी बात सुनी, पूरी दुनिया में उनकी बात को माना गया। उनके जो लोग नस्लपरस्ती के खिलाफ थे वो उनकी बात सुनते थे, उनकी बात में लब्बाइक कहते थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे सुनते हैं लेकिन उसके बाद अपने अपने मुफादात की नजर हो जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया रहा है। आपने माजी में देखा, अभी कोई लीडर अगर किसी ऐसे नेशनल इशू की बात भी करेगा, हम उस पे किसी इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते हैं, हम अपनी तावीलें देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लीडरशिप भी उस अंदाज नहीं कर पाती जिस अंदाज से डिलीवर किया जाना है। ये उन रियासतों का अलमिया हमेशा से रहा है जिन रियासतों में पब्लिक की तरफ से रिस्पांस नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक अगर सही अंदाज से रिस्पांस देना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नसरुल्लाह मलिक साहब के आजकल जो हमारे लीडर्स हैं, अगर वो हमें किसी काम को या कोई बयान जारी करते हैं तो डेफिनेटली हम सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। अनवर हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि जी अब उस तरह के लीडर्स हैं, अगर हैं भी और लीडर्स पैदा भी हो जाते हैं तो आवाम उस तरह से सपोर्ट नहीं करती। तो क्या समझते हैं आप, एक लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कितनी उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए? जैसे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद थी, अगर वो कोई बात कहती थी या कोई बयान जारी करती थी तो पूरी क़यादत उठ खड़ी होती थी। तो अब ये चीज मिसिंग है, इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? नसरुल्लाह मलिक साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हम जहाँ पहले यहाँ पे एक लीडर जो है वो अपने आप को लीडर इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद वो जिद्दोजहद शुरू करता है। जिस तनाजुर में आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें जिन लीडरों की आप दुनिया भर के लीडर हैं वो पहले नेशन को इकट्ठा करते थे, फिर वो इनकलाब लाया करते थे। हमारी कौम को ये लीडर जो है पहले नून लीग, काफ लीग, पीटीआई और मुख्तलिफ लीगों में डिवाइड करते हैं और डिवीजन की वाज़ेह बात करते हैं, मुक़द्दस गए हैं और बाकी जो है नफरत के काबिल लोग हैं। तो फिर ऐसे लीडरों से आप तवक्को नहीं कर सकते। कोई इसमें कोई कमी नहीं है, जैसे कि नसरुल्लाह साहब ने कहा कि इस धरती पे कोई कमी नहीं है इनकलाब लाने की, लेकिन पहले उस सोच को बदलना होगा कि ये कौम को डिवीजन से बचाना है। तो कोई भी तब्दीली आप गैर मामूली ला सकते हैं जिसके इनकलाब का नारा दे सकते हैं। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, एक मिसाल देके कि मौज़े तुंग का इनकलाब कैसे आया था।
से मजदूर से उसने एक मिसाल ली थी। वो लिखते हैं, मौजे तुंग लिखते हैं कि मैं एक पहाड़ पे वॉक कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो एक बहुत बड़ी चट्टान को हथौड़े से काट रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि इस चोटी के नीचे मेरा गांव है जहां सूरज की रोशनी नहीं आती। 20 साल से मैं इस चट्टान को काट रहा हूँ, फिर मेरा बेटा काटेगा, फिर मेरी आने वाली नस्ल काटेगी और एक दिन सूरज की रोशनी मेरे गांव में आना शुरू होगी। तो वो कहता है मैंने इस आइडिया से इनकलाब सोचा है कि इनकलाब के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है तो हर काम हो सकता है, तो आप होते हैं और फिर जाके कोई लीडर बनते हैं। सही। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे जरा ग्राउंड रियलिटीज पे, आपने जिस तरीके से कहा कि अवाम आजकल उस तरीके से रिस्पांस नहीं देती, और बड़ी प्यारी बात कही अनवर हाशमी साहब ने कि पहले जद्दोजहद होती है उसके बाद लीडर बना जाता है। पहले में जद्दोजहद शुरू की जाए तो फिर अब बहुत सारे लोग हैं जो एतराजात करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे सवाल भी करूंगी, लेकिन यह वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शो में एक दफा फिर खुशामदीद। बात हो रही है इनकलाबी लीडर्स की, तो जनाब क़यादत का एक अहम वस्फ बसीरत यानी विजन होता है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि बसीरत रखे बगैर किसी भी गिरोह या जमात का लीडर बनना मुमकिन नहीं है, और बसीरत का बराह रास्त ताल्लुक मस्बत सोच और मस्बत बात के साथ ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और क़यादत का एक और अहम रुख अपनी बसीरत को अपने साथियों और कारकुनों के साथ शेयर करना है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी एक ऐसी ही लीडर थी जिन्होंने हमेशा अपने कारकुनों के दरमियान रहकर इनके हुकूक के लिए आवाज उठाई। हमारी टीम ने इस हवाले से शहीद मोहतरमा की करीबी साथी नज़ा से बात की है। आइए सुनते हैं कि उनके बारे में क्या कह रही हैं। बीबी अपनी ज़ात में जो है ना खुद एक मुकम्मल थी। वो माँ भी बहुत अच्छी थी, वो लीडर भी बहुत अच्छी थी, वो बहन भी बहुत अच्छी थी, वो बेटी भी बहुत अच्छी थी। वो यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप उनकी ज़ात से हटाएं तो वो शायद उनमें कोई कमी हो जाए। उन्होंने हर रिश्ते की खूबसूरती को निभाया। अगर बच्चों का हुआ तो उन्होंने बच्चों के साथ माँ वाला रूप इख्तियार कर लिया। इसके साथ साथ बावजूद इसके कि वो अपने काम को भी जारी रखती है। एज ए पॉलिटिकल लीडर जो उनकी प्रायोरिटीज़ थी, जो उनके काम थे, जो उनका यानी ऑफिस डिमांड करता था, उसको भी वो साथ साथ करती थी। उन्होंने अपने आप को रिलेट किया हमेशा उस रिश्ते के साथ। और दूसरी जो सबसे बड़ी उनके अंदर खूबी थी कि उन्होंने अपनी क्लास को छोड़ के एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। उस क्लास को छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया। पाक का एक लिबरल इमेज था, एक प्रोग्रेसिव इमेज था। बाहर की पढ़ी हुई थी, दुपट्टा सर पे लेती थी, एक यानी एक ग्रेस रखी ना उन्होंने। जब भी सामने आई हैं उनको देखे, जहाँ भी देखे, मीटिंग में देखे, हमेशा उन्होंने वो वाइट दुपट्टा अपना लिया होता था। वो ग्रेस थी उनकी, कोई उनके ऊपर जबरदस्ती किसी ने नहीं किया था, लेकिन वो एक सिंबॉलिक औरत थी जो एक लिबरल और मॉडर्न इमेज था, जिनका एक लिबरल और मॉडर्न सोच थी उनकी, लेकिन एक ब्रिज का काम कर रही थी बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट। वक़ार अली भुट्टो ने जब अपनी बेटी को वसीयत की थी तो यही लिखा था कि तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारे माँ के कदमों तले है, लेकिन सियासत की जन्नत आवाम के कदमों तले है। तो एक लीडर को जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग होती है, तो बहुत ज़्यादा वो लगता है। और फिर मैंने उनको हमेशा बहुत सादा खाना खाते देखा, तो सादगी ज़्यादा बीबी साहिबा में थी। जब मैं उनके बच्चों से मिलती हूँ तो बहुत ज़्यादा उनकी झलक है। एक तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, किसी की भी तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और माँ को वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि एक तरबियत में उनके आया है, तो फ़ौरन किसी की बात पे परेशान हो जाते हैं। बीबी साहिबा लिखती बहुत थी, तो उनको क्योंकि ये पता चल गया था कि उनको शहीद कर दिया जाएगा, तो उन्होंने बहुत लिखा था, यहाँ तक के रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी चिटें लगी हुई थी कि क्या चीज़ क्या है। हालांकि वो कितने कम वक्त के लिए गई थी, या ये कि बच्चों के कपड़े ये घर के हैं, ये इधर के हैं, सब पे
जो है वो छोटी छोटी स्लिप्स लगी हुई थी। तो ये पूरा मुल्क इंटरनेशनली उस सारी कॉन्स्पायरेसीज को समझना, पॉलिटिक्स इंटरनेशनल देखना, और उसके बाद बच्चे भी, या जब आप अभी मिलते हैं इनके बच्चों से या वो ट्वीट करते हैं तो उनकी ज़हनी बुलंदी का पता चलता है। इसी तरह हमारी और ख़वातीन हैं, उनको कहती थी भाई आप लोग पढ़ो, और कभी ये नहीं कहा कि अगर किसी के घर से इजाज़त नहीं है तो कहती थी नहीं पहले अपना घर बचाओ फिर हम अपने मुल्क को बचाएंगे। तो औरतों पे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले आपने निकल के काम करने के, जो औरत जितना काम कर सकती है करे। तो ये सब बीबी का विजन है कि हमने अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को जो है आगे लेके चलना है। और बीबी साहिबा को ये विजन भुट्टो साहब ने दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवामी की खिदमत करनी है। तो आपने नाहिद खान और शैला रज़ा की बातें सुनी, कितनी ज़्यादा इमोशनल बात कर रही थी। और लीडर्स ऐसे होते हैं कि उनके पीछे से उनके साथी उनको इतने अच्छे अल्फाज में याद करते हैं कि उनकी छोटी छोटी बातें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवार हाशमी साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ जाऊँगी। नसरुल्लाह मलिक की बात हो रही है, ग्रेट लीडर्स की बात हो रही है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के किरदार को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनली पाकिस्तान से बाहर नेल्सन मंडेला के अलावा और कौन सा लीडर है जिससे आप इंस्पायर हैं, और कौन सा लीडर है जिसने अपनी कौम को इस तरह से लीड किया है कि आज भी उसका नाम सुनहरे हुर्फ में लिखा जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो बहुत से लीडर हर खित्ते के अंदर मौजूद हैं। मलेशिया की बात करें, मलेशिया को बदल कर रख दिया। अगर आप दीगर ममालिक की बात करें, हर खित्ते के अंदर उनके अपने अपने लीडर्स पाए जाते रहे, और हर दौर के अंदर कौम की रहनुमाई करने के लिए उनके लीडर्स ने बड़ा काम किया है। ये अलग बात है खित्ते के हवाले से देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में मैं लेके आता हूँ। बात अभी और थी, शैला रज़ा बात कर रही थी, अभी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की। बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के बाद से हमने लीडर बनने नहीं दिया, और बनने अगर कोई बन गया लीडर तो हमने उसको जिंदा नहीं रहने दिया। ये वो बुनियादी फलसफा है इस खित्ते के अंदर। हिंदुस्तान की अगर बात करें, उनके पास नेहरू बड़े लीडर थे, गांधी उनके पास बड़े लीडर थे, पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म बहुत बड़े लीडर थे, और उस कायद-ए-आज़म को न सिर्फ पाकिस्तान, इस खित्ते के लोग, पर पूरी दुनिया के लोग आज भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस रीजन के सबसे बड़े लीडर कायद-ए-आज़म को तस्वर किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म के जाने पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप उभरने नहीं दी। पाकिस्तान में जमहूरी अदवार हमने चलने नहीं दिए। जब जमहूरी अदवार नहीं चल पाए, जमहूरियत पनप नहीं पाई, तो आपके यहाँ लीडरशिप का फुकदान पैदा होता चला गया। और कोई अगर लीडरशिप निकल के आए भी तो हमने उसको भी नहीं चलने दिया, किसी को मार दिया, किसी को दिया। जब इस रास्ते जैसे ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं रास्ते में, तो लीडरशिप की जो ड्रिवर जो चीजें होती हैं वो रुक जाती हैं। हम इंडोनेशिया क्यों नहीं बना सके, हम मलेशिया क्यों नहीं बना सके, हम सिंगापुर क्यों नहीं बना सके, हम चीन ताइवान क्यों नहीं बना सके? उसकी बुनियादी वजूहात में जहां लीडरशिप पे हम अगर एतराज करते हैं, वहां हमें यह बात भी माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में हमने तसलसल के साथ न को चलने दिया है, न जमहूरियत को परवान चढ़ने दिया है, न जमहूरी जमातें बनने दी हैं। हम पार्टियां तोड़ते हैं, हम नए लीडरशिप लेके आते हैं। अगर वो लीडरशिप भी अगर हमारे पास कुछ डिलीवर करना शुरू कर दे, हम उनके रास्ते में दीवारें खड़े करना शुरू कर देते हैं। ये अलमिया राय, आप जिस दिन आप इस चीज को जान लेंगे, जिस दिन आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जिस दिन आपका इंटेलिजेंसिया इस बात को जान लेगा कि लीडरशिप को मौके फ्राहम अगर नहीं होते तो वो सोसाइटी में डिलीवर नहीं कर सकते, उस दिन जाके आप इस ट्रैक आप बड़े फख्र से बात कर सकेंगे कि हाँ, हम जनूबी अफ्रीका की तरह अपने आप को नस्ल परस्ती से आजाद कर गए, हाँ, हम ईरान की तरह इनकलाब के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंसिया को भी समझना पड़ेगा। लीडर्स में खराबियां होती हैं, लीडर्स इंसान होते हैं, लेकिन उन खराबियों को आप हर वक्त उसका चर्चा नहीं करते। हमारे टीवी चैनल्स पे भी क्या होता है, हम चर्चा करते हैं खराबियों का, हम अच्छाइयों का। आज बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम किया कि चले हम दुनिया के लीडर्स के साथ साथ अपने लीडर्स का भी जायजा ले रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ डिलीवर किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, तो कम से कम उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। जी, अच्छा, नसरुल्लाह मलिक साहब डेफिनेटली बात हो रही है पाकिस्तान के लीडर के हवाले से। अनवार हाशमी साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं, तो कुछ बात करते हैं कि आइडियोलॉजी की बात करते हैं। जैसे कि अगर कायद-ए-आज़म हैं, उन्होंने जिस तरीके से लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, उनकी आइडियोलॉजी बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर नजर नहीं आती। ये सब कुछ इतना मिसिंग क्यों है? जी अनवार हाशमी साहब। जी बिल्कुल, बेसिक रीजन ये है कि जो लीडर होता है, पहले जैसे आपने कायद-ए-आज़म की मिसाल दी, तो उसको बड़े सगीर की पूरी जो
मुसलमान कौम थी उन्होंने एकदम कबूल क्यों किया? जैसे अक्सर मिसाल दी जाती है कि वो अंग्रेजी में तकरीर किया करते थे लेकिन सब लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझा करते थे। तो जो पहले तो उस लीडर ने ये तासुर दिया, ये पैगाम जो है पहुंचाया कि उसको ना कोई इक्तदार से गर्ज है, ना उसको कोई इंडस्ट्री लगाने से गर्ज है, ना ही उसको कोई उस खजाने में से किसी उस पैसे पे नजर होगी जो वो मुल्क बनाने जा रहे हैं। ये तासुर पहले है, फिर ये कौम जो है वो ऐसे लीडरों को कबूल कर लिया करती है। जैसे हमने मिसालें दी पाकिस्तान के लीडरों की, तो उनके अंदर जुज़वी तौर पे लीडरशिप पाई जाती थी, क्योंकि या तो उनको एस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं बढ़ने देती, या अब पाकिस्तान की जब भी आप बात करेंगी तो दो तनाजुर में करेंगी। हमारे यहाँ जो सियासत है और मजहब एक साथ चल रहे हैं, तो कौम जो है वो मसालिक में भी बटी हुई है और सियासी इख्तलाफात में भी बटी हुई है। इसकी वजह से आप तरीके से लीडर वो आएगा जो पहले घुटने टेकेगा, हर किसी के पास जाएगा और उसके साथ दिलाएगा कि मैं ना तो अपनी पार्टी को और ना अपने नाम को और ना अपने खानदान को जो है वो ऊपर लाना चाहता हूं। तो फिर वो जब हर घर में हर डेरे पे जाएगा तो फिर उसके वर्कर और वो कौम भी उसको कबूल करेगी। ये बड़ी आइडियल सोच है। इसकी तरफ जो भी लीडर जाएगा, चाहे वो इमरान खान अपने आप में तब्दीली ले आए, अगर वो मुस्तकबिल का लीडर अपने आपको चाह रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटीज हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर जिद, अना और ये चीजें जो हर एक को एक ही लाठी से हाँक देते हैं, ये चीजें अगर खत्म कर दें तो उनके अंदर झलक मौजूद है लीडरशिप की। तो ये जिसके अंदर भी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का कोई नौजवान लीडर हो या नून लीग की कोई आइंदा क़यादत हो, तो ये बेसिक कि कौम को साथ लेंगे तो लीडर उनको कहेंगे, वरना वो सिर्फ अपनी पार्टी का लीडर कहलाएगा, पाकिस्तान का लीडर नहीं कहला सकता। अच्छा नसरुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमने हिस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए, उनको डिस्कस किया, और आजकल जो लीडर्स काम कर रहे हैं या जिस तरीके से वो चल रहे हैं हमने उसको भी डिस्कस सकता है। पुराने लीडर्स और फिर आजकल का जो दौर है, इन दोनों सूरतों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या आजकल चैलेंजेस ज्यादा हैं या वाकई पहले ज्यादा थे? देखिए, मैं समझता हूँ आज तो चैलेंजेस, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है। इंटरनेशनल जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हमेशा से होती रही हैं, फिर आपकी वार इकानमी है, आपके दरवाजे पे अफगानिस्तान है, आपके दरवाजे पे हिंदुस्तान है, आपके दरवाजे पे ईरान है। तो आप जिस खित्ते में, जिस रीजन में आप फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान का अमन आपके अमन के साथ वाबस्ता है, तो आपकी इकानमी को वार इकानमी कहा जाता है। कितने सालों से आप इस एक जंग के अंदर शरीक हैं, तो मैं समझता हूँ इन हालात में मुश्किल करने पड़ते हैं, लीडरशिप के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन हमें, मैं वो आपसे अर्ज कर रहा था जो बार बार मैं बात कहता हूं कि हमने शायद अपने लीडर्स को बहुत ज्यादा कटहरे में खड़ा किया है। इसमें सियासतदानों का कसूर भी है, इसमें आपके दानिश्वरों का कसूर भी है, जो हर वक्त एक लेके बैठे होते, एक आईना लेके बैठे हैं जिसमें परखा जा रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी कायद-ए-आज़म की बात हम कर रहे थे, जितने कायद-ए-आज़म के आज भी लाहौर के अंदर कराची का घर आपको नजर आता है, बड़े घर में रहते थे, अच्छे सूट पहनते थे, अच्छी घड़ी पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन उस जमाने में हम शायद इतने क्रिटिक नहीं हुए थे जो आज बन गए। ये जो करा हमारे हाथ में आ गया है, मुझे याद पड़ता है हमारी वज़ीर ख़ारिजा हिंदुस्तान तशरीफ ले गई, तो उनके हाथ में एक बैग था, कदरे महंगा बैग होगा, उनके वाले साहब एक बड़े जिम्मेदार थे, अगर उन्होंने बैग खरीद लिया तो क्या फर्क पड़ता है। हमने एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया कि हमारी वज़ीर ख़ारिजा बैग जो हाथ में लेगी, हैंड बैग, वो बड़ा कीमती था। मैं समझता हूँ कौमों को इस किस्म की चीजों से निकल आना चाहिए। फिर खास तो दानिश्वर तबका होता है, दानिश्वर तबका कौमों की रहनुमाई करता है। हमारा दानिश्वर तबका डिवाइड है, वो डिवाइड ऐसा है, अपनी अपनी मोहब्बत में इन्वॉल्व है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उस चॉइसेस में दूसरी लीडरशिप है जिसको वो पसंद करता है उसको प्रमोट कर रहा होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक मजमूई लीडरशिप के हवाले से हमारे यहाँ एक नेगेटिविटी पाई जाती है। चॉइसेस के इससे बाहर निकल के भी कौम को सोचना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी शख्स के अंदर आपको 10 बुराइयां नजर आती हैं तो कम से कम आप उसकी 3 अच्छाई करके, उसको अच्छाई याद करके उसको इग्नोर कर दें। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि चेंजेस किस लीडर्स के अंदर वो अपने आप को बड़ा लीडर किस तरह बना सकते हैं, ग्रेट लीडर्स की बात हो रही है, तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। शो में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है ग्रेट लीडर्स के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अनवार हाशमी साहब और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह
मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगी, हम अगर स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो बड़े लीडर्स अभी रिसेंट अगर हम बात करें गुजरे हैं, जिनमें भुट्टो साहब का नाम है और उसके बाद हम जॉन एफ कैनेडी को देखते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फैमिलीज, बहुत से ऐसे लोग, मैं भूल रही हूँ, हमारे पड़ोस ममालिक में भी बहुत से ऐसे लोग किसी के लिए अपनी जान दी। और इन तमाम लीडर्स के हवाले से अगर बात करें तो डेमोक्रेसी में इन तमाम लीडर्स का किस तरीके से रोल रहा, आप उसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हर इलाके की, हर खित्ते की, हर मुल्क की अपनी अपनी जमहूरियत है। अगर आप बरतानिया की बात करें, वहाँ दूसरे तरह की अमेरिका की जमहूरियत डिफरेंट है, लेकिन एक बात बड़ी तय है, अमेरिका और बरतानिया को आज यहाँ पहुँचते पहुँचते एक लंबा अरसा लगा, कई सौ साल गुजर गए आज जिस हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं इतनी मजबूत होते हुए। जब भी हम नेल्सन मंडेला के, आपने इस पे आज सार्किट भी किया, बात भी की, नेल्सन मंडेला को यही बरतानिया और अमेरिका तस्लीम नहीं किया करते थे। इनके खिलाफ कंपेन चलाने वाले, दहशतगर्द करने वाले यही ममालिक थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये नेल्सन मंडेला तो एक जद्दोजहद का नाम है, फिर उन्हें तस्लीम करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत, ईरान की जमहूरियत, हर खित्ते के अंदर जमहूरियत डिफरेंट रही है, लेकिन जमहूरी कल्चर पैदा करना हम सब की जिम्मेदारी, आपकी, मेरी, हम सहाफ़ी खास तौर पे हमसे सब हमारे ऊपर आयद होती है। लेकिन बदकिस्मती से हम करते क्या है, हम जमहूरियत लपेटी जाती है, हम तब गुन गाना शुरू कर देते हैं, जमहूरियत आ जाती है, हम गुन गाना शुरू करते हैं, गोया हम वो ऐसे साज के कारिंदे हैं कि जिस तरफ लहर चलती है हम उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मकसद हमारा क्या है, मीडिया का काम क्या है, ज़राए इब्लाग का काम क्या है, एक साफ़ी का काम क्या है कि वो आज़ादी इजहार का प्रचार करे, आज़ादी इजहार को प्रमोट करे। ये इजहार प्रमोट होता है, जमहूरियत पनपती है। जमहूरियत इसलिए सियासी जमातों के अंदर भी नहीं है, हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वहाँ लीडर ऐसे तस्लीम कर लिया जाता है जैसे गोया किसी पैगंबर का नौज़ुबिल्लाह को फरमान आ गया हो। जब ये हम इसको प्रमोट करेंगे, कारकुन को प्रमोट करेंगे, लीडरशिप के साथ साथ पॉलिटिकल जमातों को प्रमोट करेंगे, पॉलिटिकल कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो मैं समझता हूँ जमहूरियत तब मजबूत होती है जाके। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये होता ये आया है कि हमारा लीडर जो है, जो हमारे यहाँ इस वक्त की लीडरशिप मौजूद होती है, वो जो कह दे उसको हम आमीन कह लेते हैं, उस पे आगे से बातचीत करने का, आजादी इजहार का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात की, तो बहुत सारे बिल्कुल सहाफियों की जिम्मेदारी होती है कि वो का इजहार करें। अनवार हाशमी साहब, सहाफियों की तो जिम्मेदारी होती है कि वो आज़ादी राय का इजहार करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सहाफियों के ऊपर भी काफ़ी पाबंदी आ जाती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और ग्रेट लीडर्स की बात करें तो एक ग्रेट लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एब्जॉर्ब करने की, तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए इस्लाह, इन दोनों के बारे में बताइएगा। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब कि हर खित्ते के लीडरशिप के अलग तकाजे होते हैं, उस मुल्क के हालात, वहाँ का हुकूमत और तर्ज सियासत जो है वो मद्देनजर रखना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि एक अच्छा लीडर जो है वो तब पनप सकेगा, इसी क़यादत में से किसी न किसी ने आना है कि जब तक बाकी लीडर उसे कबूल नहीं करेंगे। मिसाक जमहूरियत जो लंदन में हुआ था वो एक मामूली सी झलक थी उस अच्छी जमहूरी निज़ाम की कि आप हुकूमत करें और अगली हुकूमत इंतजार करे और तामुन करे, तब जाके जो कामयाब हुए थे अपनी इक्तिसादी तरक्की में, और फिर वो कहलाया जो मलेशिया ट्रूली एशिया के नाम से जो मारूफ हुआ। तो उसकी वजह यही थी कि उसको मौका तो दिया गया ना, उसके अंदर खुद एक ईमानदारी थी और एक जज्बा था और वो कौम को आगे लेके गए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इन्हीं बहुत आइडियल जो में लिपटे हुए लीडर नहीं आएंगे, इन्हीं में से लीडर निकलेंगे, पाकिस्तानी कौम को तैयार करेंगी तमाम दीगर जमातें। भी लीडर आया उसको उस तजर्बे से गुजरने दिया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है एक अच्छी लीडरशिप, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक अच्छी लीडरशिप सामने आएगी। अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर सहाफी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सब जिस तरीके से उन्होंने यही बात की कि हमें लीडर्स की बहुत छोटी छोटी और पर्सनल चीज को छोड़कर जो लीडरशिप से मुताल्लिक चीजें हैं उसको देखकर हाईलाइट करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि सही लीडर कौन है। नाज़रीन, माजी में ऐसे बहुत से कामयाब और इनकलाबी लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने अपने मुल्क और रियासत के लिए बहुत ज्यादा काम किया और काफी जद्दोजहद, बिल्कुल बेइंतहा जद्दोजहद की। ऐसे ही लीडर्स के हवाले से हमने एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं।
तमाम ग्रेट लीडर्स ने हमेशा डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की और डेमोक्रेसी के लिए तो बस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यही कॉल है कि डेमोक्रेसी इज नेसेसरी टू पीस एंड टू अंडरमाइनिंग द फोर्सेस ऑफ टेररिज्म। तो आज का पूरा शो हम तमाम ग्रेट लीडर्स को डेडिकेट करते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जी बिल्कुल, बादशाहों की, लीडर्स की और शहंशाहों की बात हो रही है तो सबा हम एक और शहंशाह का जिक्र करते चलें जो कि सुरों के शहंशाह हैं और आज उनकी सालगिरह है, यानी अजीम गुलकार मेहदी हसन जिनकी 90वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। इसके हवाले से भी हमारी टीम ने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है, वो भी आप देखिए। लेकिन हमें दीजिए इजाजत और कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ, नई मुस्कुराहटों के साथ। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज क्यों कान में